हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर हो ना? और बताओ कितने घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तुम? व्हाट इज योर सिटिंग हावर? तुम कितने घंटे बैठ के पढ़ते हो? क्योंकि यही डिसाइड करता है तुम्हारा भविष्य कैसा होने वाला है, कितना उज्जवल होगा तुम्हारा भविष्य। यही तुम्हारा सिटिंग हावर ही डिसाइड करेगा। तुम किस लेवल तक जाओगे अपने जीवन में, यही सिटिंग हावर तुम्हारा डिसाइड करेगा। क्योंकि जीवन का निर्धारण करने में आज के समय में, और ख़ासकर स्टूडेंट के लाइफ में, ये सिटिंग हावर का बहुत बड़ा रोल है। तुम 12 घंटा, 72 घंटा, 48 घंटा, कितना घंटा बैठ के पढ़ते हो? बस यहीं से पता लगेगा तुम किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, कौन सी परीक्षा तुम निकालने वाले हो। बात समझ में आई? सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब? और इस इकोनॉमी की सीरीज में आज एक बेहतरीन टॉपिक डिस्कस करेंगे इस बैंकिंग इन इंडिया चैप्टर में, लाफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, इससे पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले बैंकिंग इन इंडिया में हमने MCLR पढ़ा, मॉनेटरी ट्रांसमिशन पढ़ा, RBI के बारे में जाना, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, RRR के बारे में, फिर RR के बारे में पढ़ा, रेपो रेट के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट और इक्विपमेंट ऑफ RBI, इनके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीके से जाना। ठीक है, आप पिछले वीडियो में जाकर उन सब चीज़ों को देख सकते हैं अगर आप इसमें नए नए जुड़े। क्योंकि जब उनको समझोगे, जब शुरू से इस इकोनॉमी को देखोगे, और ख़ासकर उस इन्फ्लेशन चैप्टर से जहाँ से मैंने शुरू किया था, तब आपको एक बेहतरीन फ्रेमवर्क मिल पाएगा अपने माइंड को सटीक तरीके से बैठाने के लिए। ठीक है, इस इकोनॉमी के लिए, तो इसी हिसाब से आप समझ पाओगे। और बताओ कैसे हो आप सब? हेल्थ कैसी है? प्लीज़ इस चीज़ को कमेंट में ज़रूर करना। किस चीज़ को कमेंट में मेंशन ज़रूर करना कि आपकी हेल्थ कैसी है। क्योंकि किसी महापुरुष ने एक बेहतरीन थॉट कहा था, इफ़ यू लॉस योर वेल्थ देन यू नथिंग लॉस, बट इफ़ यू लॉस योर हेल्थ देन यू समथिंग लॉस। समथिंग का कुछ ज़्यादा लॉस हो जाता है। और इफ़ यू लॉस योर कैरेक्टर, लॉस्ट मतलब, देन यू एवरीथिंग लॉस। सो तो इसी विचारों के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। खुल के खेलो यार, ये देखो, खुल के खेलो, बिंदास होके खेलो, डोंट फियर। अब जब मैदान में उतर ही गए हो, रण में उतर ही गए हो, तो डरना काहे? खुल के खेलो, जो होगा देखा जाएगा। मानसिक परिस्थितियों की सलाह लेनी हो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि इसी से सारा गेम होना है। तुम खुल के खेलो, विचारों को भरपूर आने दो, लड़ाई जी भर के करो। रण में उतरने के बाद ना, आसपास नहीं देखा जाता कौन कट रहा है, कौन मर रहा है। क्योंकि जब रण में उतरोगे, सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। जिसमें जितना बल होगा, मानसिक और शारीरिक, उस रण को वही जीतेगा। समझ में आया? उसी के ऊपर कविताएं बनेंगी। रणवीर चौकरी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक सर से मुड़ जाता था। मतलब राणा प्रताप की आंख झपकी नहीं, इधर मुड़ना, चेतक हवा। अरे यार, तुम नर हो, यू आर अ ह्यूमन बॉडी, तुम मनुष्य हो। कविताएं नहीं पढ़ते हो? खम ठोक टेलता है जब नर के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता है जब जग नर के जाते पांव उखड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बड़े एक से एक प्रकार, तुम्हारे अंदर एक से एक गुण छिपे हुए हैं, तुम निकालो।
विकट विकट तुम्हारे अंदर गुण हैं, कैरेक्टर तुम्हारे अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, वो निकालो और लड़ो। कि कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर और छाया देता हो अंबर। जो ये बेड पे सोने वाले ये थोड़ी राजा बनेंगे। कंकड़ियां जिनकी सेज सुधर और छाया देता हो अंबर, और विपदाएं दूध पिलाती हो। कठिनाइयों से जूझ रहे हो, पर डे कठिनाइयां हो, बम बारूद चारों तरफ फट रहे हो, चारों तरफ गोले जल रहे हो, विपदाएं दूध पिलाती हैं और लोरी आंधियां सुनाती है। और जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा और पांडव बन के निकलते हैं। तो जब लड़ोगे ना यार, युद्ध होगा, उसी में से टैलेंटेड पीपल निकलेंगे। विवेकशील वहीं से उदय होगा विवेकशीलों का। तुम बाल दाढ़ी और ये ब्रो पलकों के पीछे परेशान हो। ये युद्ध लड़ो, युद्ध। फिर देखो जीवन तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें देगा ना जिसके बाद तुम असल में तुम एक के पीछे परेशान हो, तो तुम्हें 1000 देना चाहता है। इतना मन भर जाएगा, मन कहेगा सर बस अब नहीं होता, बस बस बस। लेकिन तुम एक के पीछे परेशान हो, दिन भर स्कूटी घुमा रहे हो, बाइक लेके पीछे पड़े हो। अरे अब तो सुधरो यार, ये देखो रण चल रहा, युद्ध, इसमें कूदो ना। मैं देख रहा हूं बच्चों की जो अभी आज की यूथ है, जितने भी टॉप लेवल के एग्जाम है, कैट हुआ, गेट हुआ, मैट हुआ, जीमैट हुआ, ISPCS हुआ, इन सब में लोगों की इंटरेस्ट में क्या कहते हैं, फॉर्म भरने की क्षमता खत्म हो गई है। चैलेंज नहीं ले रहे हैं। सोचो आज के समय सोशल मीडिया का जमाना, निकालो थ्योरम नया नया बना के दो, डालो, अपलोड किया करो वीडियो, झूठे अपलोड कर दो, सर मैंने अल्बर्ट आइंस्टीन का थ्योरम ब्रेक कर दिया, मैंने गलत प्रूव कर दिया, डालो। अरे साहस पैदा करो, ये सब चीजें करो यार। सर मैंने एटम बम से क्या बोलते हैं जो रेडिएशन निकलता है उसको रोकने की प्रक्रिया ढूंढ ली है। ये सब दिमाग एक्टिवेट करो ना, ऊर्जा अपने अंदर निकालो। तब मजा आएगा और तभी इस युद्ध को जीत पाओगे। कलेजा छोटा लेके मत कूदना इस रण में, नहीं तो मर जाओगे और डिप्रेशन से फट जाएगा दिमाग। अगर मजबूत कलेजा होगा तभी उतरना इस रण में, और तभी रण का मजा आएगा। समझ में आया? तुम्हारे ऊपर भी गाया जाएगा, बुंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चंडी का अवतार थी वो, काली थी, दुर्गा थी और साक्षात महारानी थी। समझ में आया? तो लेवल को बढ़ाने के लिए इस लेवल की एनर्जी को उतारना पड़ेगा, एंथुजियाज्म पैदा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो बॉडी को अग्रसर बनाओ, उठो, 5 किलोमीटर दौड़ा करो। बरसात हो रही बरसात में जाओ, ठंडी हो रही ठंडी में जाओ, गर्मी हो रही गर्मी में जाओ, लेकिन जाओ। दैट्स इंक्रीज योर पोटेंशियल। जो कुछ छुपा है अंदर निकाल के बाहर करो यार उसको। इस माइंड पे काम करो ना, ये चीज, ये दिमाग ओपन करो इसको। टाइम टेबल भी फॉलो करना बहुत बड़ी चीज है गुरु। बनाओ 18 घंटा टाइम टेबल पढ़ने का, सोने का मत बनाना। तो जब तुम टाइम टेबल बनाते हो सबसे पहले सोने का ख्याल आता है, कितने बजे सोएंगे, उसके बाद उठेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर एक थरिया खाएंगे, तब डिफरेंशिएशन लगाएंगे।
समझ में आया? चलो आओ पढ़ते हैं, लड़ते हैं। क्या है? लाभ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क। देखो लॉजिक सिंपल सा है। जो मार्केट में पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, जो आरबीआई के द्वारा जब पैसा रिलीज कर दिया गया, उस लिक्विडिटी की बात हो रही, उस मनी की बात हो रही जिसको हम लिक्विडिटी बोल रहे हैं। वो जब मार्केट में फ्लो होने लगा, मार्केट में बहने लगा, ठीक है। अब मतलब क्या है, तुम सोचो, तुम खेत लगा रहे हो गांव में, ठीक है, और बरहे से पानी निकल गया, तुम आलू सींच रहे हो, ठीक है, आलू में कई नालियां होती है ना, अब सब में इकट्ठे पानी जाने लगा तो एक को नहीं लगेंगे। अब तुम्हें यहाँ पे फ्रेमवर्क लगेंगे नहीं, पूरा दिन बीत जाएगा और आलू सड़ जाएगी अलग से। जो बरहे से पानी निकल रहा है, ठीक है, रुक जाओ में बनाते हैं। ये देखो लाइन है, बरहा है, और यहाँ ये आलू खेत है, ये देखो कई नालियां उसमें आलू खेत में है। अब यहाँ से जो पानी आ रहा है तुम्हारा, अब तुम इकट्ठे थोड़ी सब में डाल दोगे, नहीं डालोगे ना, तुम एक एक लाइन खोलोगे, एक एक लाइन भरते हुए आओगे ना। तो बस वही सिंपल लॉजिक लाभ में है। लाभ को पैदा करने का आरबीआई का और गवर्नमेंट का यही एक चारा था, मतलब इसके पीछे का विचार यही था कि हमें सब नालियों में इकट्ठे पैसा नहीं भर देना, हमें प्रॉपर सेक्टर को सेलेक्ट करके, जो सेक्टर वीक है, जो मार्केट में जहाँ पैसा अधिक चाहिए वहाँ पे उस पैसे को डायरेक्शन देना है, वहाँ पे उस पैसे को फ्लो करना है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाभ, ठीक है। लाभ के उदय होने का कारण ये था, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क तैयार करना जिससे जो पैसा बह रहा है सरप्लस अमाउंट में, उस पैसे को एडजस्ट कैसे किया जाए। डिफरेंट इक्विपमेंट के द्वारा, सब सीआरआर, ये सब उल्टा सीधा जो इक्विपमेंट बने नहीं थे, बैंक जो बना नहीं था, यही से एडजस्टमेंट होगा। समझ में? इसको पढ़ते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क LMF, ठीक है, वाज प्रोविजन बाय द आरबीआई। सन 2014 में इसका प्रोविजन किया गया टू चेक वोलेटिलिटी इन द इंटर बैंक, इसकी वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए CMM में, कॉल मनी मार्केट, एंड अलाउ बैंक टू मैनेज दियर नीड ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल, ठीक है। मतलब जो वोलेटिलिटी जो मार्केट में चल रही है उसको मैनेज करने के लिए, और बैंक की जो जरूरत है शॉर्ट टर्म कैपिटल की, ठीक है, उसको उसी हिसाब से डिसाइड किया जाए। तुम इतना हिस्सा तुम अपने पास रखो, इतना हिस्सा क्या बोलते हैं मार्केट में अलाउ करो, इस डायरेक्शन में अलाउ करो। ये लाभ का उद्देश्य था। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एज पर द लास्ट डिवीजन डन बाय द आरबीआई इन द फरवरी सन 2020, LMF गाइडलाइंस वर एज गिवन बिलो। जैसे कि कंबाइंड रेपो बोरोइंग, कंबाइंड रेपो बोरोइंग ऑफ ऑल बैंक पुट टुगेदर इन अ डे कैन नॉट बी मोर देन 1% ऑफ कंबाइंड NDTL ऑफ द बैंक नन एज द अपर सीलिंग ऑफ रेपो बोरोइंग। देखो जो रेपो बोरोइंग थी, ठीक है, जिसके द्वारा बैंक पैसा ले रहे हैं, बैंक क्या बोलते हैं उससे, आरबीआई से, मतलब पिछला वाला ही लॉजिक है, ठीक है, कि 1% अप टू 1% अकॉर्डिंग टू दियर NDTL, ठीक है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी के अनुसार 1% से ज़्यादा ही पैसा क्या बोलते हैं बोरो कर सकते हैं, ठीक है। बट कंबाइंड रेपो बोरोइंग ऑफ ऑल बैंक, बात समझ में, इन अ डे की बात कही गई। इन अ डे, इन अ डे मतलब क्या हुआ, ओवरनाइट बोरोइंग, ठीक है। बात समझ में, एक रात में जो पैसा ले रहे हैं बैंक, अप टू 1%, इतना ही ले सकते हैं। इंडिविजुअल बैंक कैन नॉट बोरो, इंडिविजुअल बैंक कैन बोरो नॉट मोर देन 1% ऑफ दियर NDTL अंडर द रेपो ऑपरेशन। देखो यहाँ पे दो प्रक्रिया की गई है लाभ के अंदर में। अगर कंबाइंड बोरोइंग होती है, मतलब कंबाइंड बोरोइंग मतलब क्या हुआ, जब एक से अधिक बैंक बोरो करते हैं, उस सिनारियो में अप टू 1% है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बैंक बोरो करता है, 1% से ज़्यादा नहीं बोरो कर सकता। बात समझ में? अकॉर्डिंग टू दियर NDTL के अनुसार, नॉट मोर देन 1% ऑफ दियर NDTL अंडर द रेपो ऑपरेशन, 0.25% ऑफ इट्स एज ओवरनाइट बोरोइंग। अगर जब ओवरनाइट बोरोइंग करता है, ठीक, तो उसको एक रात में 0.25% मिल जाएगा, और बाकी का जो 0.75% पैसा है वो 7, 14 और 28 डेज में दिया जाएगा। सिंपल लॉजिक, कुछ नहीं है, 7, 14 और 28 दिन में दिया जाएगा, ठीक है।
समझ में आया? जो लाभ का फ्रेमवर्क था उसमें क्या क्या था कि अगर कंबाइंड फॉर्म में बैंक पैसा बोरो करते हैं आरबीआई से तो इनको क्या बोलते हैं अप टू 1% दिया जाएगा ओवरनाइट बोरोइंग। बात समझ में आई? लेकिन अगर इंडिविजुअल बैंक बोरो करता पैसा आरबीआई से तो उसमें क्या होगा, उसको केवल 1% तक पैसा मिलेगा, उसमें भी 0.25% जो है ओवरनाइट दे दिया जाएगा और बाकी 0.75% जो बचेगा वो 7, 14 और 28 दिन में दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट लाभ। और लाभ तो समझ में आ गया होगा क्लियर। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क ये कुछ नहीं है, जो लिक्विडिटी मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है उसको एडजस्ट कैसे किया जाए बैंकों के द्वारा, डिफरेंट इक्विपमेंट के द्वारा। बात समझ में आई? जिसके कारण से ये भी हो, इसके पीछे का रीजन यहाँ भी है कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, इन्फ्लेशन का जोर ना मार्केट में रहने पाए, इसके पीछे ये भी लॉजिक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। आगे है आफ्टर एग्जॉस्टिंग द ऑप्शन ऑफ वेरियस रेपोज बैंक कैन बोरो अप टू 1% ऑफ देयर एनडीटीएल डायरेक्टली फ्रॉम द आरबीआई फॉर 1 डे कॉल्ड द ओवरनाइट अंडर द एमएसएफ। एक्चुअली में क्या है, जो अभी जो बात कर रहा था इंडिविजुअल बैंकों की, वो क्या बोलते हैं 1% तक बोरो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी तो एमएसएफ के तहत क्या बोलते हैं मार्जिनल, क्या बोलते हैं मैं से बोल पाऊँ यार, भूल गए हम ही, एमएसएफ। तब तक कमेंट करो एमएसएफ का फुल फॉर्म। दिमाग का कभी कभी भरोसा ही नहीं रहता है, कहाँ से खिसक जाए कोई पता नहीं। इतना आसान था फुल फॉर्म, लेकिन इस समय पूरा दिमाग में आ ही नहीं रहा। देखो इंट्रोडक्शन तक पहुंच गए। मार्जिनल ऐसे कुछ है ना एमएसएफ। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सोचो भूल जाता दिमाग कभी कभी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत बाकी पैसा क्या बोलते हैं, जो इंडिविजुअल बैंक है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तहत अप टू 1% पैसा जो है बोरो कर सकते हैं। बात समझ में आई गुरु? आगे बढ़ते हैं। क्या है, लॉन्ग टर्म रेपो स्टार्टेड बाय आरबीआई इन द फरवरी सन 2020 में, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्रक्रिया, ठीक है, आरबीआई द्वारा सन 2020 में स्टार्ट की गई, फरवरी सन 2020। इज एन एक्स्ट्रा विंडो ओवर एंड अबव द 1% अपर कैप ऑन द रेपोज ऑपरेशन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा विंडो ओवर एंड अबव द 1% अपर कैप ऑन द रेपो ऑपरेशन। जो लॉन्ग टर्म प्रक्रिया थी, मतलब पहली बात तो फिक्स रेट होगा यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी बात अप टू 1% बोरोइंग प्रक्रिया होगी, बट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, ठीक है, अप्रॉक्स 3 साल। बात समझ में आई? तुम यहाँ पे दो चीज़ इसमें फोकस रखना अपने क्वेश्चन के लिए। मैंने जो एक लाभ में दो चीज़ पढ़ाया, क्या बोलते हैं, एक ओवरनाइट बोरोइंग कंबाइंड बैंक के लिए, इंडिविजुअल बैंक के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल बैंक जब बोरो करते हैं कितना उनको कितना वो बोरो कर सकते हैं, जब कंबाइंड फॉर्म में बैंक बोरो करते हैं पैसा आरबीआई से तो कितना बोरो कर सकते हैं अंडर द लाभ फैसिलिटी। बात समझ में आई? ठीक है, और कितने दिन में पैसा उनको 0.75% ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, और 0.25% कितने दिन में पैसा उनको मिलता है। तो मैं बता रहा हूँ 0.25% ओवरनाइट मिल जाता है उनको, और 0.75% जो बचता है 7, 14, 28 दिन में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, पक्का बता रहा हूँ, यही सब आएगा और कहाँ से आएगा। क्या बोलते हैं आरबीआई नया आविष्कार करके थोड़ी तुमसे पूछेगा। इनफ पुश टू ब्रिंग इन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, ये सब प्रक्रिया हुई क्यों, लाभ जैसी प्रक्रियाओं का आविष्कार क्यों हुआ, मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए। बात सीधी है, सारा खेल इन्फ्लेशन से बचने के लिए है, फ्लैक्चुएशन से बचने के लिए, जो फ्लैक्चुएशन है ना इससे बचने के लिए है, स्टेबिलिटी लाने के लिए है। एंड बेटर इंटरेस्ट ऑफ रेट सिग्नलिंग, और बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफ सिग्नलिंग, ठीक है, प्रॉपर तरीके से सबको लोन मिल पाए, मार्केट में सरप्लस अमाउंट में पैसा पहुंच पाए, और इंटरेस्ट रेट भी बढ़िया बन पाए, और बढ़िया पैसा भी बैंक कमा पाए। सारी प्रक्रिया इसीलिए होती है। लोन टू द मार्केट, आरबीआई हैज ट्राइंग टू इंस्पायर बैंक टू थिंक इन द लॉन्गर टर्म इन दियर ऑपरेशन,
ठीक है, आरबीआई जो है बैंकों को पुश कर रही है, इंकरेज कर रही है, आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए, चिंदी चोरी वाला काम मत करो, तुम बड़े लेवल का सोचो। aimed at making the bank follow the prudential norm Basel third norm also has put a clear check on the short termism followed by the banking। जो बेसल थर्ड अकॉर्ड हुआ था, देखो अभी तुम पढ़ोगे आगे, कई अकॉर्ड है ना, बेसल वन, बेसल टू, बेसल थर्ड, तो इसमें समझाया जाएगा, इसमें बताया जाएगा इन अकॉर्ड के अंदर कई सहमति हुई थी, अकॉर्ड मतलब सहमति, उसके अनुसार जो है आरबीआई गाइडलाइन जारी करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि बेसल थर्ड के अनुसार इस लाभ प्रक्रिया में तुम लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, शॉर्ट टर्म में न फंसो। और देखो, कंट्री का ही नहीं, तुम खुद भी प्लान अपना लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ये बताओ आज के समय में वारेन बफेट और बिल गेट्स जैसे लोग का जन्म क्यों नहीं हो रहा है? शेयर मार्केट से वारेन बफेट जैसे लोग पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं, बताओ? झुनझुनवाला जैसे लोग पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? राकेश झुनझुनवाला 50,000 करोड़ संपत्ति, कहीं से कोई नहीं धंधा किया आज तक, केवल शेयर मार्केट से कमाया उस बंदे ने। विजय केडिया, क्यों नहीं लोग बन पा रहे हैं? बहुत टाइम नहीं लगता, जितने टाइम तुम नौकरी वगैरह में संघर्ष स्ट्रगल नहीं करते हो उतना समय इसमें भी लगता है, बट इट्स डिपेंड अपॉन योर स्टेबिलिटी। इसीलिए तो आरबीआई कह रहा है लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। देखो एक चीज़ और तुम सीखो, तुम सीखते नहीं हो यार, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां हैं हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही होती हैं मुन्ना। शुरुआत आज से होंगी, लेकिन इनका जो इफेक्ट होगा कहाँ चला गया, लेकिन इनका जो इफेक्ट होगा वो जो क्या बोलते हैं 5 साल 10 साल बाद होगा। तो ये लॉन्ग टर्म तुम इससे सीखो, तुम अपने जीवन में जब गोल बनाओ ना इसी प्रकार से बनाओ, 5 साल 10 साल का। तुम 10 दिन का गोल बनाते हो यार, कि 10 दिन पढ़ेंगे, तुम 10 दिन का पढ़ने गोल मत बनाओ, लॉन्ग टर्म का गोल बनाओ, कि इस लेवल अगर पढ़ेंगे, उस पढ़ने के बाद 1-2 साल के अंदर उस कंपनी के सीईओ बन के हम निकल आएंगे। इस लेवल की पढ़ाई करो, इस लेवल का अपना प्लान बनाओ, आने वाले 10 साल का प्लान बनाओ। वारेन बफेट की स्टोरी देखो, 32 साल, जब वो क्या बोलते हैं 18-20 साल के थे, 32 ईयर्स का प्लान बनाया था उन्होंने कि मैं 32 साल में अपने, मेरे पास बिलियन इतना मिलियन डॉलर रुपया होगा। देखो जैसे क्या होता है, अगर अभी शेयर मार्केट का एग्जाम्पल लिया जाए, अगर तुम आज 100 रुपया लगाओगे शेयर मार्केट में, ठीक है, इसका 20% कितना निकल के आएगा? 20 रुपया निकल के आएगा, यही निकलेगा। लेकिन अगर यही 1,000 रुपया लगाओगे, इसका 20% कितना निकलेगा? 200 रुपया निकलेगा। लेकिन यही अगर इसका 10,000 रुपया लगाओ, इसका 20% कितना निकलेगा? 2,000 निकलेगा। लेकिन अभी 1,00,000 रुपया जब तुम इसमें इन्वेस्ट करोगे तो इसका 20% 20,000 रुपया निकलेगा। बात समझ रहे हो? तो उसी हिसाब से वारेन बफेट का क्या लक्ष्य था, जब मैं इसी प्रकार से अपने मनी को इंक्रीज करता जाऊंगा, इसे उनके पास क्या बोलते हैं 100 करोड़ रुपया आ गया था, लगभग 100 करोड़ या फिर 3-4 करोड़, मान लो 10 करोड़ रुपया तो आ ही गया था जब वो 32 साल के थे। अब जब वो 10 करोड़ का 20% लगा रहे थे तो लगभग 2 करोड़ का उनका फायदा हो रहा है। बात समझ रहे हो? तो ये है लॉन्ग टर्म विचार, तुम इस हिसाब से सोचो। तुम 250 कमाने के बारे में क्यों सोच रहे हो मुन्ना? तुम्हें तो 250 करोड़ कमाना है पर मंथ, तुम 250 के बारे में सोच रहे हो। यहाँ पे जो डालोगे वही निकल के आएगा, और वही मतलब सुबह उठे, सुबह तुमने जो भी डाला अपने दिमाग में वही दिन भर निकलेगा। इसलिए सुबह उठा करो और कम से कम 450-500 करोड़ के बारे में सोचा करो। मजाक में मत लेना कि मैं फेंक रहा हूँ, यही रियलिटी है, चाहे जिस साइड से जाके मिल लो, खेल सारा यही है। बात समझ में आई? सुबह जब उठा करो तो कम से कम 450 करोड़ के बारे में सोचा करो, 500 करोड़ के बारे में सोचा करो। फिर देखो ऊर्जा उस दिन की, दिमाग का लेवल ही अलग रहता है। किसी व्यक्ति की सोच जानना हो ना, बस उससे पूछ लो भाई तुम्हारा गोल क्या है, जिम कितना रुपया कमाना चाहते हो। अगर उसके मुंह से झूठा निकल गया 1,00,000 करोड़, तब वो मित्र बनाने लायक है तुम्हारा, क्योंकि वो जो उसके दिमाग से निकला 1,00,000 करोड़ ना, कहीं न कहीं उसकी सोच है उस लेवल की।
और जो कहेंगे अरे भैया कुछ ना नौकरी मिल जाए बस इतना में जीवन कट जाए, उनके साथ कतई मत रहना, मेरा कहना मानो ना जी। वो तो जी रहे हैं, तुमको भी बस जीने पड़ेगा, तब जीवन में जीवन खत्म कर देंगे तुम्हारा, सारी ऊर्जा तुम्हारी चूस के लेके चले जाएंगे, तुम लेग गार्ड की तरह लटक जाओगे। जैसे मोटरसाइकिल में लेग गार्ड नहीं लटका रहता है, उसी तरह लटक जाओगे तुम। मेरी बातों का कहना मानो, सीखो इससे, समझो, बात समझ में आई? यह है प्रक्रिया। ये सब जब क्या बोलते हैं, कोई टीचर पढ़ाता है जब बताता है तो बच्चे कहते हैं अरे सर भाषण ज़्यादा दे रहे हैं पढ़ाई कम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, यही रियलिटी मेरे मुन्ना। गुरुओं से सीखो, तुम ये सीखने गए हो, पढ़ तो तुम स्वतः ही लोगे। देखो लॉन्ग टर्म प्लान से मैंने कितनी चीजें कनेक्ट की। वारेन बफेट वो बंदा 92 साल का हो गया, अभी भी उसका 20 साल का गोल है, 20 साल बाद शेयर बेचूंगा। सोचो। हाँ, तो लक्ष्यों को अपने बड़ा बनाओ, और जब बड़ा बनाओगे तभी बड़ी बड़े गेम खेलोगे। तुम परेशान ही इसी में रहते हो, मैं खेल क्यों नहीं पा रहा हूँ, तुम इसीलिए नहीं खेल पा रहे हो, तुम बड़ा नहीं सोचते हो। बात समझ में आई? बताना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी, और विचार अच्छे लगे तो लिखना मजा आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा, क्योंकि मैंने ठेका लिया है, सबको बताऊंगा। जिसको सुनना है सुने, नहीं तो कान में कुछ और डाल दे। बात समझ में आई? ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी, अगले टॉपिक पे मिलते हैं, ठीक है, एक बेहतरीन टॉपिक में, वहाँ पे चर्चा करेंगे। पूरी इकोनॉमी पढ़ा ख़त्म करूँगा, एक एक टॉपिक पढ़ा ख़त्म करूँगा, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन करूँगा। प्रण यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा, चाहे लग जाए सालों। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। तो तुम भी जो है दिमाग को एक्टिवेट करो और इसी तरह सोचो। ठीक है, इसी के साथ अपने वीडियो को दाइंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ताकतवर बनो, सदा मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।